यदि आप डायबिटिक हैं तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर कार्बोहाइड्रेट होते क्या हैं। ये कार्बोहाइड्रेट वही है जो बचपन से, जब से आप पैदा हुए हैं तब से आपको ताकत दे रहे हैं। पर आज की तारीख में यदि आप डायबिटिक हो चुके हैं तो ये वही कार्बोहाइड्रेट अब आपके खून में शुगर के रूप में या ग्लूकोज के रूप में स्पाइक हो जाते हैं, और फिर जब ब्लड शुगर बढ़ती है आप दवाइयां लेते हैं, और यही कार्बोहाइड्रेट जो आपको सर्वाइवल दे रहे थे यही आपके डायबिटीज का कारण बनते हैं, और तरह तरह के कॉम्प्लिकेशन जो आपके जीवन में आ रहे हैं वो इसी कार्बोहाइड्रेट के कारण आ रहे हैं। इसलिए इस कार्बोहाइड्रेट के बारे में आप सभी का जानना बहुत जरूरी है, चाहे आप डायबिटिक हो चाहे आप नॉन डायबिटिक क्यों ना हो। क्योंकि यदि आप डायबिटिक हैं और इन कार्बोहाइड्रेट को बड़ी मात्रा में कंज्यूम कर रहे हैं तो ये आपको लाइफ टाइम डायबिटिक रखेंगे, और यदि आप डायबिटिक नहीं है और आप बड़ी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे आपके घर के कई सारे मेंबर्स, तो वो आगे जाकर के डायबिटिक हो सकते हैं, उनकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। आखिर ये कार्बोहाइड्रेट है किसमें? तो ये कार्बोहाइड्रेट हमारे सभी भोजन के अंदर है। पहले उन मीठी चीजों के बारे में जान लेते हैं जिसके लिए अक्सर डायबिटीज के मरीज डरते हैं। देखिए, मीठी चीजें जैसे शक्कर, गुड़, खांड, उसके बाद में हनी, इवन गन्ने का रस, फ्रूट, मिठाइयाँ, ये सारी चीजें आप भी जानते हैं अगर आप खाएंगे तो आपका ब्लड शुगर बढ़ने वाला है। परंतु उससे ज्यादा खतरनाक आपके जीवन में, जिसको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बोल करके डॉक्टर आराम से आपको पहले जाते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट अगर आप नहीं रोकेंगे तो लाइफ टाइम डायबिटिक रहने वाले हैं। वो कार्बोहाइड्रेट आपको मिल कहां से रहे? वो मिल रहे हैं गेहूं से। ज्वार बाजरा अलग नहीं है, गेहूं का ही भाई है ज्वार बाजरा, उसमें भी उतने ही कार्बोहाइड्रेट है जितने गेहूं में है। ये आपके डॉक्टर्स ने या आपके डाइटिशियन ने आपको नहीं बताया होगा, या अब तक आपको ये समझ में शायद नहीं आया हो। फिर मक्का, रागी, रागी को अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये कार्बोहाइड्रेट रहित है तो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। फिर ओट्स, मिलेट्स, या फिर जौ, किनवा, और इवन राइस, साबूदाना, ये, और साथ में मिलेट्स तो मैंने इसका जिक्र किया ही। तो किसी भी प्रकार के मिलेट्स हो, ये भरपूर है कार्बोहाइड्रेट से। परंतु आखिर ऐसा क्या हुआ कि डायबिटिक होने के बाद ये नुकसानदायक हो गए? डायबिटीज होने के पहले ये आप खाते थे, आपको एनर्जी देते थे, आपको कोई नुकसान नहीं होता था। इन सभी चीजों को इस वीडियो में हम समझेंगे कि कार्बोहाइड्रेट है क्या, और इनसे अब डायबिटिक होने के बाद नुकसान क्यों हो रहा है, और अगर हमको डायबिटीज से बचना है नेचुरल तरीके से, दवाइयों के माध्यम से नहीं, नेचुरल तरीके से, क्योंकि वो भी एक गलत तरीका है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, तो नेचुरल तरीके से कैसे बचें इसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं ये पहली स्लाइड से। देखिए, कार्बोहाइड्रेट को टेक्निकली अगर देखा जाए तो क्लासिफाई किया गया है, पर मैं टेक्निकल क्लासिफिकेशन में नहीं जाऊंगा, जस्ट आपको बताता हूं। मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। ये पॉलीसैकेराइड वाले ब्रैकेट में आते हैं आपके गेहूं, चावल, इस तरह की फीकी चीजें। और जो मोनोसैकेराइड है या डाइसैकेराइड है, मोनोसैकेराइड में क्या आता है? ग्लूकोज, जो आपका सीधा ब्लड शुगर बढ़ाएगा, या फ्रक्टोज, जो फलों की मीठी शक्कर है। और डाइसैकेराइड में कौन आता है? आपकी टेबल शुगर, शक्कर। उसमें दो मॉलिक्यूल होते हैं, एक ग्लूकोज का, एक फ्रक्टोज का। ग्लूकोज अपने आप में इस कार्बोहाइड्रेट का बेसिक यूनिट है, और फॉर्मूला दोनों का ही सेम है, पर फ्रक्टोज की मिठास बहुत अधिक है। ग्लूकोज आप कभी भी चख करके देखना, जो ग्लूकोन डी का पैकेट आता है उसे आप चख के देखिए, वो उतना मीठा नहीं होता। तो आप सोचेंगे यार ये इतना मीठा तो है नहीं, फिर शुगर बढ़ाने के लिए इसी का ही रोल रहता है। जी हाँ, इसी का रहता है, पर जो मिठास आती है वो आती है मेन फ्रक्टोज से। और फ्रक्टोज आपके शरीर में जाकर के जरूरी नहीं है ग्लूकोज बनाए, वो बनाता है ट्राइग्लिसराइड, जो और भी अधिक डेंजरस है, जिसकी चर्चा हम आगे वीडियो में करेंगे। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ में आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, और इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर करना चाहिए, जो अक्सर आप लोग नहीं करते। एनीवेज, तो इसको आप ठीक से समझें
और डायबिटिक है तो बहुत अच्छे से समझे। देखिए, मैंने इनको दो भाग में आपके समझने के लिए कैटेगराइज किया हुआ है। एक है मीठा कार्बोहाइड्रेट और दूसरा है फीका कार्बोहाइड्रेट। क्योंकि मीठा कार्बोहाइड्रेट तो आप सभी जानते हैं, पर फीके कार्बोहाइड्रेट के बारे में आपको जानकारी नहीं है। अब एक आम आदमी को लेते हैं, एक आम बच्चा है, 2 साल का, 5 साल का, 10 साल का या 6 महीने का। हम उसको क्या दे रहे हैं खाने के अंदर? चावल का पानी, चावल दाल, किसी अनाज का पानी, सेमी सॉलिड फूड, उसमें क्या जा रहा है? कार्बोहाइड्रेट। अब बच्चा 1 साल, 2 साल, 3 साल का हो गया, अपने मर्जी से खाने लगा, कभी उसको कॉर्नफ्लेक्स दे दिया। कॉर्नफ्लेक्स इज फुल ऑफ शुगर, स्टार्च 80%। फिर हम उसे और क्या देते हैं? जैसे राइस देते हैं, दालें देते हैं। राइस में क्या है? 80% स्टार्च। फिर हम उसे क्या देते हैं? दालें। दालें 50 to 60% स्टार्च। कोई और अनाज देते हैं, गेहूं, दलिया, 60% स्टार्च। मिलेट्स देते हैं, 55% स्टार्च। बिस्किट देते हैं, 60% स्टार्च। या फिर उसको नूडल्स खिलाते हैं तो वो भी 60 to 70% स्टार्च मैदा से बनता है। ब्रेड देते हैं, 50% स्टार्च। भर भर के स्टार्च चलता है और यही स्टार्च उसको एनर्जी देता है। पर इसके साथ जो उसको प्रोटीन मिल रहा है, वो प्रोटीन उसके बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है। साथ में जो उसको फैट मिल रहा है, बच्चे को घी देना चाहिए, घी जो लेगा, फैट जो लेगा, वो भी उसके बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में काम करेगा। ये आपके लिए सरप्राइजिंग हो सकता है। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि बॉडी के अंदर लगभग 20 से या 15 से 25% तक फैट है, फैट, और 15 से ही 25% तक बॉडी में प्रोटीन है। और जो कार्बोहाइड्रेट आप भर भर के खा रहे हो, वो 1% भी नहीं है बॉडी के अंदर। जी हाँ, ये हकीकत है। और हम सबसे अधिक कंजम्पशन किसका कर रहे हैं? उसी कार्बोहाइड्रेट का। यही तो आगे फ्यूचर में डायबिटीज का कारण बनता है। देखिए, जब आप पैदा होते हैं, पैदा होने से लेकर के 10 साल, 5 साल, 15 साल, 20 साल तक आपके पूरे मैकेनिज्म सिस्टम्स परफेक्ट होते हैं। आपका वेट भी लगभग लगभग मोर ओवर नॉर्मल रहता है, पर आजकल कुछ बच्चों का भी वजन बढ़ने लगा है। तो नॉर्मल से मेरी क्या परिभाषा है? 160 सेंटीमीटर हाइट है, 60 किलो वजन है मर्द का। फीमेल है, 160 सेंटीमीटर हाइट है तो 55 किलो वजन। मतलब जो आपकी हाइट इन सेंटीमीटर है, उसमें से मेल 100 घटा दे, फीमेल 105 घटा दे, तो उसका आइडियल वेट आ जाएगा। अगर आप इस आइडियल वेट के फ्रेम के नीचे हैं आपका, या फिर दूसरी भाषा में बोले बीएमआई नॉर्मल है, 20 है, 21 है, 22 है, 18 है, 19 है, आपको डायबिटीज होने के चांसेस बहुत कम है। परंतु जब ये बीएमआई बढ़ने लगता है या मोटापा बढ़ने लगता है, तो दिन प्रतिदिन आपके डायबिटिक होने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। तो हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। स्वीट और नॉन स्वीट दो तरह के कार्बोहाइड्रेट हैं, साथ में प्रोटीन है और फैट है। अब जहां तक सवाल है प्रोटीन और फैट का, इसके लिए हमको डराया गया है सिस्टमेटिकली। कैसे डराया गया है? प्रोटीन खाओगे किडनी खराब हो जाएगी, फैट खाओगे हार्ट अटैक आ जाएगा। तो इन दोनों चीजों को हमने बचपन से ही जाने अनजाने में घटा दिया और कार्बोहाइड्रेट को हमारे फूड में बढ़ा दिया। अब कार्बोहाइड्रेट मार्केट में मिलता है डैम चीप, 30 रुपए किलो, 50 रुपए किलो। प्रोटीन और फैट मिलता है 100 से लेकर के 1000 रुपए किलो, तो वो महंगा है। तो मार्केट में इंडस्ट्री आपको क्या चिपकाएगी? सस्ता माल महंगे में, महंगा माल और महंगे में देगी तो आप खरीदोगे ही नहीं। मतलब प्रोटीन और फैट आपको दिया जाएगा तो आप खरीदोगे ही नहीं। इसलिए आप किसी भी स्टोर में चले जाइए, आपको पिज्जा, बर्गर, ये वो सब मिलेगा और वो सब अनाज कार्बोहाइड्रेट का बनता है और वो सस्ता माल है, महंगे में चिपकाया जाता है। तो आपको वही चीजें चारों तरफ दिखती हैं, आप वही कंज्यूम करते हैं, फिर एक समय पे मोटे और डायबिटिक हो जाते हैं। तो होता क्या है, जो कार्बोहाइड्रेट है दो तरह के हैं, एक है मीठा कार्बोहाइड्रेट, एक है फीका कार्बोहाइड्रेट। तो ये मीठा कार्बोहाइड्रेट क्या है? ये देखिए, ये शुगर, शुगर के अंदर बेसिकली इस शुगर में अगर देखा जाए तो ये 100% कार्ब्स है और इसके अंदर दो चीजें हैं, 50% ग्लूकोज है और 50% फ्रक्टोज है।
ये जो फ्रक्टोज है ये इसकी मिठास का मेन कारण है, आपकी जो टेबल शुगर है उसका। वहीं पर अगर हम दूसरी चीज देखें तो है गुड़, जैगरी। जैगरी 90% कार्ब है, ये भी मीठा है, मीठा कार्बोहाइड्रेट है। 90% में भी इसके दो हिस्से हैं, 45 एंड 45। 45% ग्लूकोज और 45% फ्रक्टोज। ध्यान रहे ग्लूकोज और फ्रक्टोज का केमिकल फार्मूला सेम है, बस स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग है, इसलिए मिठास में फर्क है और फंक्शंस में थोड़ा फर्क है। क्योंकि ग्लूकोज आपको मेन एनर्जी देता है, पर फ्रक्टोज डायरेक्ट आपके खून में नहीं जाता। फ्रक्टोज लिवर में जाता है, प्रोसेस होता है ब्लड शुगर को, इसलिए वो डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं करता। इसलिए लोग बोलते हैं फ्रक्टोज वाली चीज आप खा सकते हैं, परंतु उससे और भी बड़े नुकसान होते हैं। आपके लिवर का लोड बढ़ता है, खासतौर से डायबिटीज में, जिसके बारे में आगे हम जानेंगे। तीसरा जो मीठा कार्बोहाइड्रेट है वो है हनी। तो हनी के अंदर 80% कार्ब है और इसमें भी दो पार्ट में डिवाइड होता है। इसमें 45% फ्रक्टोज है और करीब 35% इसमें ग्लूकोज है। इसमें ध्यान रखिए फ्रक्टोज थोड़ा सा ज्यादा है, इसलिए अक्सर आपने सुना होगा कि कई लोग बोलते हैं कि आप हनी ले सकते हैं, उतना नुकसान नहीं करेगा, पर ध्यान रहे ये भी नुकसान करेगा। तो ये तीनों कार्बोहाइड्रेट कैसे थे? मीठे थे। अब मैं यहां पर एक आपसे सवाल करता हूं कि ये मीठे कार्बोहाइड्रेट कोई भी इंसान कितना खाता है? एक बहुत लिमिट में, पूरे भोजन का दिन भर का 10%। और डायबिटीज का मरीज तो उतना भी नहीं खाता, तो फिर डायबिटीज के मरीज की शुगर क्यों बढ़ी हुई है? और अगर हम मीठा इतना खा नहीं रहे तो एनर्जी का मेन सोर्स कार्बोहाइड्रेट कैसे बना हुआ है, इसे आगे जानेंगे। अब मीठे ही कार्बोहाइड्रेट में मिठाइयां भी आती हैं और इसमें फ्रूट्स भी आते हैं। तो मिठाई और फ्रूट्स की भी चर्चा करना जरूरी है, क्योंकि जो बेसिक मॉलिक्यूल है क्या है? फ्रक्टोज और ग्लूकोज। तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज ही इन तीन चीज में थे। अब मिठास के लिए जिम्मेदार आपकी मिठाइयों में भी यही ग्लूकोज और फ्रक्टोज है। काजू की बर्फी को अगर मैं उदाहरण के लिए लूं, जो मैं अक्सर लेता हूं, तो इसमें लगभग 35 to 40% के करीब ग्लूकोज है और करीब 15 से 17% के करीब इसमें फ्रक्टोज है। तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों मिलाकर के लगभग 50% कार्ब वाली आइटम है आपकी काजू की बर्फी। बाकी का क्या है? उसमें फैट और प्रोटीन वो बड़ी मात्रा में है, लगभग 40 to 50%। और 50 to 60% या 50-55% क्या हो गया? वो है आपका कार्बोहाइड्रेट, जिसमें आपका ग्लूकोज 35 से 40% है और बचा हुआ फ्रक्टोज है जो शुगर से आता है, और ये भी आपकी ब्लड शुगर बढ़ाएगी, इसे भी आप छोड़ देते हैं। अब इसके बाद में जो सेकंड चीज आती है जिसका अक्सर जिक्र होता है, लोग बोलते हैं फल ही फल खाओ, आहा 12 बजे तक फल ही फल चलने दो, आपकी शुगर पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। मैंने इसका एक देखिए अलग से वीडियो बनाया है जिसमें मैंने कंपैरिजन दिया है कि अगर आप पोहा खाते हैं तो क्या इंपैक्ट आएगा ब्लड शुगर पे, अगर आप फल ही फल खाते हैं तो क्या इंपैक्ट आएगा, और अगर इसके कंपैरिजन में आप वेजिटेबल चीला या 3 अंडे का ऑमलेट खाते हैं तो क्या इंपैक्ट आएगा। ये वीडियो आप ध्यान से देखें, इसका मैंने थंबनेल डाला हुआ है। तो फ्रूट्स का जहां तक सवाल है, फ्रूट्स के अंदर अगर हम बनाना को ले लें तो बनाना में ध्यान रखिए जो इसमें स्टार्च है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, मतलब ए ग्रेड नहीं बी ग्रेड में आता है कॉम्प्लेक्सिटी के मामले में। और दालों में जो कार्ब है वो सी ग्रेड में आता है और कॉम्प्लेक्स है। और जो ए टाइप का है सबसे सिंपल कार्ब है वो है व्हीट में, राइस में, तो वो बहुत ही जल्दी आपके ब्लड शुगर को स्पाइक दे देते हैं। तो बनाना में थोड़ा सा टफ है, पर कितना है? 20% या 22%। इसमें क्या है? 10 + 10 या 11 + 11, इतना ग्लूकोज और फ्रक्टोज है भाई साहब, वही वाला ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज जो आपके इन चीजों में था, सेम ग्लूकोज फ्रक्टोज। वहां कितना था? सबसे पहले 50-50, जैगरी में 45-45, हनी के अंदर
45 35, और उसके बाद में काजू की बर्फी में लगभग 35 एंड 50। तो वही वाला ग्लूकोज फ्रक्टोज कहां पर है, यहां मॉलिक्यूल सेम है, परंतु केले से वो नुकसान क्यों नहीं होता जो इन चीजों से होता है। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको ग्लूकोज जो आपकी ब्लड शुगर बढ़ाएगा वो कितना है, मात्र 10 ग्राम। कितने में, 100 ग्राम में। 100 ग्राम में ग्लूकोज 10 ग्राम, पर फ्रक्टोज भी 10 ग्राम, वो तो आपकी ब्लड शुगर नहीं बढ़ाएगा। पर इसके साथ में मिक्स क्या हो गया, यहां पर विटामिन प्लस मिनरल प्लस एंटीऑक्सीडेंट प्लस फाइबर, ये 4 आइटम इसके साथ ऐड हो गए तो लोगों ने क्या बोलना शुरू कर दिया, इसके साथ में कुछ बेनिफिट भी है। दिस इज नॉट एम्प्टी कैलोरीज लाइक शुगर। शुगर से बेहतर क्या हो गया, गुड़। गुड़ से बेहतर क्या हो गया, हनी। हनी से बेहतर क्या हो गया, थोड़ा बहुत मिठाइयां बोल सकते हैं काजू जैसी या बादाम की। फिर उससे बेहतर क्या हो गया, फल। अब यही हम गन्ने के जूस में देखें तो 100 ml गन्ने के जूस में वही 10 ग्राम ग्लूकोज और 10 ग्राम फ्रक्टोज है, सेम केले के जैसा। तो चाहे गन्ने का 100 ग्राम जूस पी लो, चाहे केला खा लो, बात एक ही है, परंतु फर्क कहां पर है, विटामिन मिनरल एंटीऑक्सीडेंट एंड फाइबर। क्योंकि वहां पर आपको विटामिन मिनरल एंटीऑक्सीडेंट मिलेंगे, थोड़े कम मिलेंगे, परंतु फाइबर तो मिलेगा ही नहीं गन्ने के जूस में। और अगर हमने यही गन्ने का जूस, ये 20% है ना, ये 500 ग्राम ले लिया, इस 500 ग्राम से आप क्या बना सकते हैं, 100 ग्राम शुगर, ये गन्ने के जूस। अब सपोज करो 500 ml आपने गन्ने का जूस लिया, 100 ग्राम आपकी शक्कर बन गई, लगभग 100 ग्राम आपका गुड़ बन गया। तो क्या हम अगर केला लेकर के उसमें से शुगर कंटेंट निकाल लें तो क्या उससे शक्कर नहीं बनेगी, बिल्कुल बनेगी। अब भाई साहब एक बोलते हैं मीठे से मीठे फल खाओ, कितने खाओ, खा लो 700 ग्राम तक। 700 ग्राम केला खाया तो आपको 70 प्लस 70 मिल गया, हो गया धमाका। 70 ग्राम ग्लूकोज शुगर कहां पहुंचाएगा, और 70 ग्राम फ्रक्टोज ये जाएगा आपके लिवर में और करेगा कवाड़ा। लिवर में जाके ये सीधा बनाएगा ट्राइग्लिसराइड। फिर डॉक्टर आपके बोलेंगे एक गोली लिखता हूं शुगर कम करने की, एक गोली लिखता हूं ट्राइग्लिसराइड घटाने की। समझ में आया आपको, यहां गड़बड़ है, ये आपको समझना जरूरी है। अब इसके बाद में सपोज करो मैंने इसकी जगह पर एप्पल ले लिया, 1 एप्पल डेली, 1 एप्पल कीप्स डॉक्टर अवे। भाई अगर मान लो मैंने एप्पल लिया तो इसमें क्या मिलेगा, टोटल कार्बोहाइड्रेट 12 ग्राम, 6 ग्राम ग्लूकोज, 6 ग्राम फ्रक्टोज। इसके साथ में क्या मिलेगा, विटामिन, मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट एंड फाइबर। तो इन बेनिफिट्स के कारण डॉक्टर्स लोग क्या बोलते हैं, एप्पल खाओ, चाहे डायबिटिक हो तो भी खा सकते हो। गुआवा खाओ, गुआवा में कितना है यही कार्ब, करीब 12 ग्राम या 13 ग्राम, और उसमें 5 ग्राम फाइबर है। तो बचा कितना, 8 ग्राम बचा, जिसमें 4 ग्राम ग्लूकोज, 4 ग्राम के लगभग अप्रोक्स वैल्यूज दे रहा हूं, फ्रक्टोज हो गया। और साथ में इसमें भी क्या आ गया, विटामिन प्लस मिनरल प्लस एंटीऑक्सीडेंट प्लस फाइबर। तो ये फायदे मिल गए हमको। तो इन विटामिन मिनरल एंटीऑक्सीडेंट ने क्या किया, जो ग्लूकोज का, फ्रक्टोज का बॉडी पर नेगेटिव इंपैक्ट था, पॉजिटिव इंपैक्ट क्या था, एनर्जी, नेगेटिव इंपैक्ट क्या है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जो इन्फ्लामेशन बढ़ाता है। उस इन्फ्लामेशन को ये जो आपके एंटीऑक्सीडेंट थे इन्होंने न्यूट्रलाइज कर दिया, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट साथ में इट इज नॉट एम्प्टी कैलोरीज, परंतु जो बेस ये है ग्लूकोज, वही ग्लूकोज यहां है शक्कर में, जो फ्रक्टोज यहां है वही फ्रक्टोज वहां शक्कर में, पर यहां किस चीज के साथ है, इन चारों के साथ। मतलब एक बदमाश 4 शरीफ के साथ खड़ा हुआ है तो ये बदमाशी तो नहीं कर पाएगा, पर हां अगर ये अकेला हो गया तो ये भयानक वाला बदमाश हो जाएगा शक्कर के जैसा।
समझ में आया आप लोग को? तो ये जो ग्लूकोज वाला फ्रक्टोज वाला बदमाश अगर ये इन शरीफों के साथ खड़ा है तो ये शराफत से व्यवहार करेगा, पर अगर ये अकेला खड़ा है तो ये नोटोरियस हो जाएगा शुगर के जैसा। परंतु अगर आप डायबिटिक नहीं है तो एक बार आपका काम चल सकता है, ये बदमाश भी तुम्हारा क्या बिगाड़ देगा, पर एक बार डायबिटिक हो गए तो ये आंधी तूफान मचाएगा। और अगर आप नॉन डायबिटिक है तो भी आपको तेजी से डायबिटीज की तरफ लेके जाएगा, बिकॉज इट इज एम्प्टी कैलोरी विदाउट विटामिन मिनरल एंटीऑक्सीडेंट एंड फाइबर। समझ में आ गया पूरा खेला? परंतु अगर मैंने 1 kg एप्पल लिया तो उसमें 50 ग्राम ग्लूकोज 50 ग्राम फ्रक्टोज, ये वही मिलेगा आपको जो 100 ग्राम शक्कर में मिलता था, पर उसके साथ में ढेर सारा विटामिन मिनरल एंटीऑक्सीडेंट होगा। ये इम्प्रैक्टिकल, ये थ्योरेटिकल कि अगर मैंने 1 किलो एप्पल खा लिया, देख लीजिए खा करके शुगर रॉकेट हो जाएगी, करके तो देखिए। इसलिए मैं क्या बोलता हूं, अगर इन फ्रूट्स का भी सेवन करना है तो मॉडरेशन में करें। 200 ग्राम 300 ग्राम 400 ग्राम, वो फल ही फल जैसा ना करें कि 12 बजे तक मैं तो फल ही फल खाऊंगा और फिर मेरी शुगर बढ़ेगी। तो एक लिमिट में, यहां पर फ्रक्टोज आपको थोड़ा रेस्क्यू करता है पर आपका ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ाता है। अब ये तो हो गए सारे मीठे कार्बोहाइड्रेट। अब हम आगे बढ़ेंगे फीके कार्बोहाइड्रेट पर। तो इस स्लाइड के अंदर अब हम देखेंगे कि फीके कार्बोहाइड्रेट कौन से हैं। मीठे कार्बोहाइड्रेट्स तो हमने पीछे की स्लाइड के अंदर देखे। अब देखिए फीके कार्बोहाइड्रेट में होता क्या है, वही ग्लूकोज जो मीठा था, अगर उस ग्लूकोज के 10 से ऊपर मॉलिक्यूल आपस में बाइंड हो जाए तो एक मॉलिक्यूल बनता है स्टार्च का। ये देखिए, जब भी 10 से ज्यादा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बाइंड होंगे तो बनेगा एक मॉलिक्यूल स्टार्च का, और ये स्टार्च जो है फीका है। ऊपर ग्लूकोज किस फॉर्म में था, मीठे फॉर्म में, अब नीचे किस फॉर्म में है, फीके फॉर्म में, पर है क्या, वही ग्लूकोज जो आपके शुगर में कितना था 50%, जो जैगरी में कितना था 45%, हनी में कितना था 35%, काजू की बर्फी में कितना था 35%, आपके केले में कितना था 10%, एप्पल में कितना था 6%, गुआवा में कितना था 4 से 5%। अब वो यहां पर आपके चावल में और गेहूं में कितना है, गेहूं में है ये 60%। जी हाँ, ये कारण है आपके डायबिटीज का। आप सोचेंगे कि मैंने तो गेहूं छोड़ दिया है, मैं तो ज्वार बाजरा की रोटी खाता हूं तो मेरा क्या उखाड़ लेगा बिगाड़ देगा। इसमें भी 60%। ये कारण है आपकी डायबिटीज का जो आपके डाइटिशियन बताते नहीं है, इसलिए मैंने कहा था कि ये वीडियो आपको देखना बहुत जरूरी है। फिर यही आपके मक्का में 66%। ये मैं नेट कार्ब बोल रहा हूं, हाँ, इसके अलावा फाइबर भी होता है, फाइबर इसके अलावा है। ये नेट कार्ब है जो आपकी ब्लड शुगर रॉकेट करेगा, और इसके अंदर कौन सा वाला एमाइलोपेक्टिन है। देखिए स्टार्च जो है उसमें 2 होता है, एमाइलेज एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोपेक्टिन जो है वो ब्रेक होकर के शुगर को बढ़ाता है। तो वो जो एमाइलोपेक्टिन है ना, उसमें भी टाइप 3 तरह के होते हैं, ए बी सी। ए होते हैं जो रैपिडली तेजी से शुगर बढ़ाएंगे, तो ये गेहूं के अंदर कौन सा है, रैपिड वाला। केले में कौन सा था, कॉम्प्लेक्स बी टाइप, और दाल में कौन सा है, सी टाइप। तो दालें स्लो आपका ब्लड शुगर बढ़ाती हैं, इसलिए दालें आपको अलाउ की जाती है, जबकि दालों में भी 45 to 60% स्टार्च है, उसके बावजूद अलाउ की जाती है। क्यों, क्योंकि वो सी टाइप का है, बहुत स्लो बढ़ाएगा, पर बढ़ाएगा जरूर। तो इसके लिए कई बार देखो मेरे कई मरीज बोलते हैं, सर आज मैंने चना खाया, आज मैंने राजमा खाया, आज मैंने दाल खाया, मेरा शुगर थोड़ा बढ़ा, परंतु कल मैंने सब्जी खाई थी या फिर परसों मैंने चिकन खाया था, मेरा उतना शुगर नहीं बढ़ा, ऐसा क्यों। तो मैं उनको बताता हूं, भाई देखो राजमा में 35-40% तक कार्ब है, आपके चने में 45% कार्ब है, उसके बाद में राजमा में सबसे कॉम्प्लेक्स होता है कार्ब, जबकि यहां ध्यान रखना चने में भी कॉम्प्लेक्स होता है, और फिर दालें 50 से 60% कार्ब है धुली दालों में। तो ये आपके शुगर को स्पाइक करेंगी, पर एक नॉमिनल क्वांटिटी में आप ले सकते हो, क्योंकि ये सबसे कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ कार्ब्स हैं। तो
मक्के में कितना आ गया 66। यहाँ रागी, बड़े चाव से लोग बोलते हैं रागी खाइए, जी हाँ 70%। फिर इसके बाद में 4 चीजें आती हैं, एक आता है ओट्स, ओट्स में है 55%, हाँ झटका लग रहा होगा मुझे मालूम है, ओट्स में है 55%। उसके बाद में जौ में भी 55% है, ये अपनी देसी आइटम है, ये खाइए ना। और मोदी जी जिसके पीछे पड़े हुए हैं, ये भी अपनी देसी आइटम है 55% वाली, मिलेट्स, ये खाइए। क्यों पीछे पड़े हुए हैं ये ओट्स के? भाई ये दो देसी आइटम है। और ये किनवा, ये भी ले सकते हैं, इसमें भी 55% है। तो ये स्टार्च कौन सा वाला है? फीका, पर कौन सा? ग्लूकोज, ए टाइप स्टार्च, जो 20 मिनट में टूट के खून में घुसेगा, शुगर रॉकेट करेगा। वहां काजू की बर्फी में कितना था ये? 35 to 40%, और वो हम लोगों ने त्याग दिया, मीठा है नहीं खाऊंगा। ये दवाए जा रहे हैं, और डॉक्टर आपके क्या बोल रहे हैं? कॉम्प्लेक्स कार्ब है, खाइए, खूब खाइए, हमारे पास भी आइए और हमसे दवाइयां लीजिए इसको ठीक करने के लिए, पर खाइए, आराम से खाइए, ठीक है। अब इसके बाद में आता है आपका राइस। राइस में कितना है ये? 80%। और साबूदाना 80%। पर सवाल ये है कि ये लोग फ्रूट के जैसा शुगर तेजी से स्पाइक नहीं कर रहे, थोड़ा स्लो कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स है। ऐसा क्यों? इनका जीआई कम है भाई। चावल कई सारे जीआई लो वाले आते हैं, 35, 45, मिलेट का 36, 35। सर आप कुछ भी बोल रहे हो डॉक्टर साहब, कुछ भी, ऐसा नहीं है। देखो क्या होता है, वही स्टार्च यहां किसके साथ बैठा है? मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बोला था, विटामिन प्लस मिनरल प्लस एंटीऑक्सीडेंट प्लस फाइबर। अब गेहूं में फाइबर है 14%, प्रोटीन है 12 से 14%, साथ में इसके फैट है करीब 4 से 5% या 3%। तो ये सब चीजों के साथ में जब स्टार्च खड़ा होगा तो बदमाशी धीरे करेगा, तेजी से नहीं करेगा, तो धीरे धीरे आपकी शुगर पर इंपैक्ट करेगा। अब यही अगर मिलेट में आ जाए, तो मिलेट में क्या स्थिति है? 6 ग्राम से लेकर के 14 ग्राम तक प्रोटीन, जी हाँ गेहूं जितना ही, सही समझ रहे हैं आप। फाइबर कितना है? वही 6-7 से लेकर के 12-13%, वही गेहूं जितना। तो आप ऐसा मत सोचिए कुछ महान खा रहे हैं, या फिर आप अगर ओट्स ले लेते हैं तो कुछ महान हो गया, वैसा कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। फिर उसके बाद में फैट कितना है? 4 से 6%। तो ग्रेट क्या है? देयर इज नथिंग ग्रेट, आई हैव नेवर टोल्ड। नॉर्मल जो पर्सन है, नॉन डायबिटिक है, उसको 5% स्टार्च कम मिलेगा, बस इतना ही फर्क है। हाँ, कभी आप ये खाएंगे, कभी ये खाएंगे, कभी ये खाएंगे, कभी ये खाएंगे, हर किसान का पेट चलेगा, पेट भरेगा, क्योंकि आप अलग अलग अनाज ले रहे हैं, आपको भी अलग अलग विटामिन, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट मिलेंगे, दैट्स इट। फिर आ जाइए आप चावल पर, तो चावल तो 80% है, तो जिसके आइटम हो गए पोहा, कुरमुरा, इडली, डोसा, चावल, चावल का पापड़, खिचड़ी, साबूदाना, ये साबूदाना, और कॉर्नफ्लेक्स, ये भुट्टे से बनने वाला, ये भाई साहब 66 से 80% तक कॉन्सेंट्रेट हो जाता है जब ये कॉर्नफ्लेक्स के रूप में आता है। क्यों? क्योंकि मॉइस्चर और निकल जाता है, इसका रिफाइंड हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में ये 80% पर पहुंच जाता है कॉर्नफ्लेक्स, जो मक्के से बनता है। तो ये इतना हाई शुगर है जो आपकी ब्लड शुगर बढ़ाएगा। अब ये तो कल्प्रेट है ही, आपने पहले ही देख लिए। तो ये सारी टैली, ये कायनात आपको डायबिटिक रखने को तैयार है, और आप इसी के कारण लाइफ टाइम डायबिटिक रहते हैं। परंतु बचपन से लेकर 30, 32, 35, 40, 50 साल तक डायबिटीज क्यों नहीं हुआ, ये राज हम अगली स्लाइड में जानेंगे। देखिए, ये है हमारा कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म। होता क्या है, हमने भोजन किया, यहां से भोजन आया, यहां पेट के अंदर डाइजेस्ट हुआ। अब जितनी भी आइटम थी पिछली स्लाइड में, वो सारी उनका मेटाबॉलिज्म चालू हुआ। सलाइवरी एमाइलेज, मतलब लार का बनने वाला एमाइलेज, पेट का एमाइलेज, पेनक्रियाज का एमाइलेज, मतलब गैस्ट्रिक एंड पेनक्रियाटिक एमाइलेज, ये सब मिलकर के आपके कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में लगते हैं। और यहां पर आकर के फुल्ली डाइजेस्ट होने के बाद कुछ हिस्सा यहां से और कुछ हिस्सा यहां से एब्जॉर्ब होकर के ब्लड फ्लो में जाना चालू होता है।
अब जब ब्लड फ्लो में जाएगा ग्लूकोज, तो ग्लूकोज सीधा आपके शुगर को बढ़ा सकता है। यहां देखिए ये नॉर्मल अमाउंट में है, शुगर कम है, उल्टा हाइपोग्लाइसीमिया में है। आपने भोजन किया क्योंकि आपको भूख लगी थी, शुगर नहीं था ब्लड में, तो जैसे ही शुगर किया खाया, ये नॉर्मल अमाउंट में आ गई। अब ये आपने हाई कार्ब वाली आइटम अगर खाई है तो ये और बढ़ सकता है। अब जब ये आपके ब्लड में पहुंचता है तो यहां पर एक ग्लैंड लगी हुई है जिसे बोलते हैं पैनक्रियाज। ये देखिए, ये दिख रही है ये ग्लैंड पीली सी, ये पीली ग्लैंड पैनक्रियाज से एक हार्मोन निकलता है इंसुलिन। किसमें? एक नॉर्मल इंसान में। जब आपका उम्र 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल 20 साल 30 साल है, पर आपको डायबिटीज नहीं हुआ है, आप दुबले पतले हो। अब हुआ क्या, ये इंसुलिन किसके रेस्पॉन्स में निकला? इस ग्लूकोज के रेस्पॉन्स में। तो हुआ क्या, ये सेल के अंदर सारा घुस गया। किसकी प्रेजेंस में? इंसुलिन की प्रेजेंस में। सेल में गया, सेल में ये पूरा घुस गया अंदर, मेटाबोलाइज हो गया, मेटाबोलाइज होके आपको एनर्जी मिली, आपने मस्त अपना दिन भर काम किया, रात को चादर तान के सो गए, सुबह उठे, वापस आपका ब्लड इस पोजीशन में आ गया। फिर आपने खाना खाया, इस पोजीशन में आए नॉर्मल वाली में, फिर आपने सारा मस्त काम किया, सो गए, इस पोजीशन में आ गए। अब आपकी जेब में नोट पानी भरने शुरू हुए, आपने कमाना चालू किया, या आपके पप्पा ने बहुत नोट कमाए तो आपको लगा अब आपको माल दबाना चाहिए, आपके पास में पैसा खूब है, तो आपने इस माल की संख्या बढ़ा दी। किसकी अमाउंट बढ़ा दी? बिस्किट, खारी, टोस्ट, उपमा, व्हाइट ब्रेड, ब्राउन ब्रेड, नूडल्स, मैदा, रवा, मखाना, ओट्स, दलिया, या फिर पोहा, कुरमुरा, इडली, डोसा, चावल, चावल का पापड़, खिचड़ी, साबूदाना, कॉर्नफ्लेक्स, यही तो शुगरी आइटम है। या मिठाइयां, डायरेक्ट शुगर। ये जब आपने अपने अमाउंट बढ़ा दिया तो ये बढ़ने लगा। जब ये बढ़ने लगेगा तो क्या होगा? जैसे ही ये बढ़ेगा, आपका पैनक्रियाज बड़े अमाउंट के अंदर इंसुलिन बनाएगा। अब जब आपके ये बढ़ने लगा, आपके पैनक्रियाज ने, इधर ये पैनक्रियाज ने बड़े अमाउंट में इंसुलिन बनाया, इसको कंपनसेट करने को, सेल में घुसाने को, तो क्या हुआ? बड़ी मात्रा में सेल के अंदर ग्लूकोज पहुंच गया। अब ये बड़ी मात्रा का सेल करेगा क्या? उसको फैट में कन्वर्ट करके एक्यूमुलेट कर देगा, मोटापा बढ़ना चालू। पहला साइन क्या? प्रॉस्पेरिटी आ रही है सर आपके बदन में, मोटापा बढ़ना चालू हो गया। फिर दूसरा काम क्या हुआ? लिवर ने आपके खून में शक्कर और ना बढ़ जाए, उसको खींचा और कन्वर्ट कर दिया फैट में। तो लिवर कैसा हो गया? फैटी। यहां फैटी लिवर हो गया, यहां बॉडी के सेल्स में फैट एक्यूमुलेट होना चालू हो गया। खेला समझ में आया? कहां हुआ? ज्यादा कार्ब, ज्यादा इंसुलिन, खींच करके उसको कन्वर्जन टू फैट, चाहे बॉडी के सेल हो चाहे आपका लिवर। अब लिवर अपने पास तो पूरा रखेगा नहीं, क्योंकि लिवर ऐसा फूल के बड़ा हो जाएगा, जैसे आप ओबीज है, लिवर ऐसा हो जाएगा बड़ा, गोल मटके जैसा। तो लिवर ने उसको ब्लड फ्लो में दे डाला, ये ब्लड फ्लो में उतर करके आया तो आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया। इधर क्या बढ़ा? शुगर, ये शुगर। इधर क्या बढ़ा? ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड ने खून की नलियों में तबाही मचाना चालू करी, और इधर आपका शुगर बढ़ना चालू हुआ, तो लिवर ने और बड़ी मात्रा में उसको खींचा और उसका फैट बनाया। पर जिस दिन इस पैनक्रियाज ने सरेंडर कर दिया कि भाई साहब और इंसुलिन नहीं बनेगा, तो पहली प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म फेल हो गई जो शुगर को नॉर्मल रखती थी। दूसरी प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म लिवर की भी फेल हो गई, फैटी लिवर होकर के वो फेल हो गया कि भाई साहब और अब इससे फैट नहीं बना सकते हैं, शुगर पड़ी है, पड़ी रहने दीजिए, तो आप हो गए डायबिटिक। अब यहां तीसरी मैकेनिज्म एक्टिवेट हो गई बॉडी की, बॉडी को सेव करने के लिए बड़े अमाउंट शुगर के से। तो वो तीसरी मैकेनिज्म क्या थी? किडनी। किडनी से ये अमाउंट बाहर निकलना, फेंकना चालू। कहां से? किडनी। किडनी से इसको बाहर फेंकना चालू कर देता है। तब आपको मालूम पड़ता है कि भैया जी डायबिटिक हो चुके हैं। अब भैया जी जब डायबिटिक हुए हैं या बहन जी जब डायबिटिक हुई हैं, तो उसके पहले तमाम सारे खेला उनके बॉडी में पहले ही हो चुके हैं। कौन कौन से हो चुके हैं?
फैटी लीवर, देखिए कार्ब रिच डाइट, इससे क्या हुआ, पहला फैटी लीवर हुआ, फैटी लीवर से आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा, ये डिस्लिपिडीमिया हो गया। फिर तीसरा, ये खून की नलियों में जमा, तो खून की नलियों में जमने से जिसको एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, ब्लड प्रेशर आ गया, ये हाइपरटेंशन आ गया। फिर जब आप मोटे हो गए तो ये गले में जमा और आपको रात में खराटे दे दिया, स्लीप एपनिया आ गया। फिर कुछ महिलाओं में थायराइड की समस्या, थायराइड भी देखिए ऑटो इम्यून भी होती है और ओबेसिटी के कारण भी होती है, इनसफिशिएंट थायराइड बन रहा है तो हाइपोथायराइड। फिर जब इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो आएगा पीसीओडी, गर्दन के अंदर स्किन में चेंजेस आएंगे, डार्क कलर के रैशेज गर्दन में और मस्से आएंगे। फिर फंगल बैक्टीरियल इंफेक्शन आ सकता है। इसके बाद में महिलाओं और पुरुष में सेक्सुअल प्रॉब्लम आएगा। फिर पैरों में कुछ लोगों के सेंसेशंस चेंज हो जाएंगे, बर्निंग सेंसेशन आएगा। अब डायबिटीज आएगा, मतलब 10 बीमारियां आ गई, अब डायबिटीज आएगा। कुछ लोगों में डायबिटीज पहले आ जाती है और इनमें से कुछ कॉम्प्लिकेशन बाद में आते हैं, पर कई कॉम्प्लिकेशन डायबिटीज आने के पहले ही आ जाते हैं। अब डायबिटीज 7 बीमारियां आपके खून की नली जब चोक होती है, हाई ट्राइग्लिसराइड, हाई शुगर, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई कैल्शियम के कारण, तो वो देती है, क्या देती है, पहला ब्लड प्रेशर, दूसरा पेरिफेरल न्यूरोपैथी, पैर की नसें जब सिकुड़ेंगी, खून की नलियां, तो नसों को उतना ब्लड नहीं मिलेगा, न्यूरोपैथी आएगा। यही लिंग में होगा तो सेक्सुअल प्रॉब्लम होगा, जिसके कारण लोगों की फैमिलियां खराब हो रही हैं। फिर हार्ट में अगर ये जम जाएगा तो हार्ट अटैक, ब्रेन में अटकेगा तो ब्रेन स्ट्रोक, आंखों में अटकेगा रेटाइनोपैथी, किडनी में जाएगा तो नेफ्रोपैथी। ये 7 कॉम्प्लिकेशन खून की नलियां पतली होने से आपके शरीर में आएंगे। फिर आप जब यहाँ डायबिटिक हो जाते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तरह तरह की दवाइयां लेते हैं, पर डाइट वही रखते हैं, फुल ऑफ कार्ब। तो होता क्या है, उससे समस्याएं आगे बढ़ना चालू। वजन ज्यादा है तो फिर कमर का दर्द और घुटने का दर्द आएगा। फिर उसके बाद में इन्फ्लामेशन बढ़ेगा तो हार्ट अटैक आएगा, हार्ट की प्रॉब्लम होगी, रेटाइनोपैथी होगी, अर्ली कैटरेक्ट होगा, ब्रेन स्ट्रोक आ सकता है जैसा मैंने बताया, लिवर का प्रॉब्लम होगा, लिवर में सिरोसिस हो सकता है, जिसको नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर बोलते हैं, जिसमें लोगों के कई बार लिवर रिप्लेसमेंट होते हैं। डायबिटिक फुट होगा, पैर की उंगली काली पड़ सकती है, एम्पुटेशन करना पड़ सकता है। किडनी प्रॉब्लम होगा, प्रोस्टेट का साइज बढ़ेगा और प्रोस्टेट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर की संभावनाएं बढ़ेंगी। इतने कॉम्प्लिकेशन के पीछे कारण एक क्या है, कारण हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट। ये देखिए, ये कार्ब रिच डाइट, इसके बारे में जिक्र हम लोगों ने यहां पर आपसे किया है। जो आपकी डाइट में प्रॉब्लम है वो ये है। इस डाइट का सॉल्यूशन दिया जाता है डायबिटीज हॉलीडे प्रोग्राम में और डायबिटीज फ्रेंडली फूड में और डाइट को सीखने में इसका सॉल्यूशन। यदि आप भी चाहते हैं आप अपनी डायबिटीज का कंट्रोल करें, रेमिजन करें, रिवर्सल करें नेचुरल तरीके से, आपको किसी प्रकार के सपोर्ट की जरूरत है तो सामने दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मेरी टीम आपकी मदद करेगी। थैंक यू वेरी मच।